Hello students, welcome to class 11th and today we are continuing our chapter number 3. The name of the chapter is 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यानी कि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी हम रोम साम्राज्य के विषय में बात कर रहे हैं। और जो हमारी लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक था वो था हम पेपायरस हमने किया था। और पेपायरस जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक सरकंडे जैसा पौधा होता था, सरकंडे का पौधा होता था जो कि नील नदी यानी जो मिस्र में जो नील नदी है उसके किनारे उगाया जाता था और उसी से जो लेखन सामग्री तैयार की जाती थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हज़ारों की संख्या में जो है संविदा पत्र, लेख या संवाद पत्र या सरकारी दस्तावेज आज भी जो है पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। तो ये मैंने आपको पेपायरस पौधे का जो है की विशेषता मैंने आपको बताई थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा गया। देखिए जो रोमन साम्राज्य था, अगर हम उसके इतिहास को जाने तो उसे 2 वर्गों में बांटा गया था, 2 चरणों में, पूर्ववर्ती और परवर्ती। यानी कि जो समय चल रहा था उससे पहले के समय को हम पूर्ववर्ती, यानी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो समय, उससे पहले के समय को यदि देखिए मैं एग्जांपल बताती हूँ। मान लो हम इस समय की बात कर रहे हैं, यानी कि इससे अगर हम पहले की बात करें कुछ समय पहले की तो ये पूर्ववर्ती है। अगर ये चल रहे समय के बाद की बात करें तो ये परवर्ती समय है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती मैंने आपको बता दिया, यानी जिस समय के इतिहास की हम बात कर रहे हैं उससे पहले के इतिहास की और उसके बाद के इतिहास की हम बात करेंगे। तो रोमन साम्राज्य के जो साम्राज्य था उसके इतिहास को हमने जो है 2 चरणों में बांटा है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो देखिए ऐतिहासिक चरणों में 2 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहला हम करेंगे पूर्ववर्ती साम्राज्य। ये क्या था? 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती माना जाता है और जो परवर्ती है वो 3री शताब्दी के बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। यानी कि इस अध्याय में हम 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के रोमन साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में अंतर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इन दोनों साम्राज्य में अंतर। मैंने आपको बताया था कि उस समय जो रोमन साम्राज्य है और ईरानी साम्राज्य है ये दोनों एक प्रबल साम्राज्यों में से एक थे, यानी दोनों ही बड़े ही मजबूत थे। इनकी जो साम्राज्य था इनका काफ़ी दूर दूर तक फैला था और दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता था। तो मैंने आपको बताया था कि जो रोमन साम्राज्य है और जो ईरानी साम्राज्य है ये दोनों ही शक्तिशाली साम्राज्य थे। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि रोम साम्राज्य, इन दोनों में अगर हम अंतर देखें कि इन दोनों में अंतर क्या है तो ये अंतर देखिए। फर्स्ट पॉइंट, रोमन साम्राज्य जो सांस्कृतिक दृष्टि से ईरानी साम्राज्य की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। विविधतापूर्ण मतलब होता है, देखिए विविधतापूर्ण का मतलब है यानी कि इसमें ना वैरायटी थी ज़्यादा। वैरायटी मतलब जो इसकी संस्कृति थी इसमें वैरायटी ज़्यादा थी, यानी अनेक भाषाएं थी। जो इनकी संस्कृति थी यानी अनेक भाषाएं बोली जाती थी इस साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में, कि इसकी सभ्यता और जो संस्कृति थी उसमें विविधता थी। और जो दूसरा पॉइंट है वो है क्षेत्र और संस्कृति सरकार की ही साझी प्रणाली एक दूसरे से जुड़े हुए थे। देखिए बेशक से जो रोम साम्राज्य है इसमें जो है विविधता थी, अनेक भाषाएं बोली जाती थी, अनेक धर्मों को अपनाया जाता था, लेकिन जो है सारे साम्राज्य के ऊपर शासन केवल एक ही जो है सम्राट का होता था। यानी कि बेशक से जो समाज में विविधता थी लेकिन शासक यानी वो सभी लोग, राजा यानी एक ही होता था, साम्राज्य का जो मुखिया होता था वो एक ही होता था यानी वहाँ सम्राट, और सभी लोग क्या थे, उनकी ही बनाए हुए नियम कानूनों को मानते थे।
अब देखिए इसमें और जो इसकी विशेषता क्या थी कि जो देखिए बेशक से जो अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन जो प्रशासन में यानी जो प्रशासनिक कार्यों की जो भाषा होती थी वो सिर्फ दो थी, या तो यूनानी और या लातिनी, यानी इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है प्रिंसिपेट। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है प्रिंसिपेट। तो प्रिंसिपेट मैं बता दूं आपको, ये जो प्रथम सम्राट थे अगस्तस, इन्होंने 2700 ईसा पूर्व में जिस राज्य की स्थापना की उसे प्रिंसिपेट कहा गया था। यानी कि जो सम्राट के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था उसे प्रिंसिपेट कहा गया था। और आपको पता है कि साम्राज्य का जो राजा जो ये है, ये क्या है, किसी भी जो साम्राज्य का प्रमुख अंग होता है उसका राज्य और उसके जो है मंत्रीगण। तो दूसरा पॉइंट हमारा है सेनेट। सेनेट देखिए क्या होता है, सेनेट वह निकाय था, यानी वो सभा थी या मतलब वो समूह था या समुदाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र था सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। यानी कि ये वो सभा या वो समिति थी जिसने यानी जो उस समय जो राज्य था उसको मतलब नियंत्रण में किया था। सेनेट एक संस्था का नाम था जिसमें कुलीन और अभिजात, अभिजात से मतलब ये है, अभिजात का अर्थ होता है जो मतलब ये लगा लिए ये कुलीन वर्ग जैसे ही होते हैं, जैसे अभिजात यानी जिनके पास जो रईस लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, धनवान लोग होते हैं, ये मतलब अभिजात वर्ग में आते हैं। यानी कि मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। यानी सेनेट है ना जो संस्था थी, इसमें जितने भी जो मेंबर होते थे, जो लोग इस संस्था के जो रिस्पेक्टेड मेंबर होते थे वो सभी क्या होते थे, कुलीन और अभिजात वर्ग के होते थे। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातीनी ज़्यादातर लिखी मिलती हैं इन्हीं लोगों द्वारा लिखी जाती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो जो ये रोम साम्राज्य की अगर आप कहें जो है राजकीय जो भाषा थी, यानी कि सारा का सारा जो कार्य होता था वो यूनानी और लातीनी में होता था। तो आपको मैंने बता दिया है कि जो ये सेनेट होते थे, ये सभा होती थी जो, और जो ज़्यादा पावर इन्हीं के हाथ में होती थी। तो जो भी पुस्तकें, अधिकांश जो भी पुस्तकें या जो भी दस्तावेज़ हमें मिलते हैं वो इन्हीं भाषाओं में मिलते हैं, दोनों भाषाओं में। और ये जो इन भाषाओं में इन जो ये दस्तावेज हैं लिखने वाले कौन होते थे, यही कुलीन और अभिजात वर्ग के लोग होते थे। तो मैंने आपको बता दिया जो साम्राज्य के जो मुख्य दो भाग होते थे, एक तो स्वयं राजा होता था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था, साथ में जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था सेनेट। सेनेट में कौन आते थे, सेनेट एक ऐसी सभा थी जिसमें जो है समाज में रहने वाले सभी कुलीन और अभिजात वर्ग जो उसमें आते थे, जो मतलब राजा की सहायता करते थे साम्राज्य स्थापित करने में या शासन व्यवस्था बनाए रखने में। इसके बाद हम रोम साम्राज्य की जो है सेना है उसकी विशेषता आज हम करते हैं। तो सेना की क्या विशेषता थी, रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें लोग प्रत्येक सैनिक को, जिसमें मतलब व्यावसायिक सेना का मतलब क्या था, ये जो सेना थी यानी सैनिक का जो काम होता था वो व्यवसाय माना जाता था। व्यावसायिक यानी कि जो प्रत्येक सैनिक जो भी उसमें सेना में शामिल होता था उसे वेतन दिया जाता था। यानी कि जिस तरह जो है नियम अनुसार भर्ती की जाती थी और उसको मतलब एक निश्चित वेतन दिया जाता था, और न्यूनतम यानी 25 वर्ष तक की सेवा करनी पड़ती थी। यानी ये कंपल्शन था, कंपलसरी था कि उसे 25 वर्ष जो है सेवा करनी ही करनी है अपने जो है साम्राज्य की। दूसरा है कि एक वेतन भोगी सेना का होना निसंदेह रोम साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो है ये जो इस साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये मतलब अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। थर्ड है सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी ये, और जिसमें जो है 4वीं शताब्दी तक 6000 सैनिक जो है और उनके जो है पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति होती थी। यानी सेना का इतना विशाल होना, तो अगर सैनिक शक्ति यानी जिस भी जैसे सेनापति के हाथ में होती है
तो वो सम्राट का भाग्य निर्धारित कर देता है। यानी देखिए जैसे कि अगर जो है सैनिक शक्ति ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वो किसी भी समय जो है सरकार का या आप देख सकते हैं कि वही सम्राट का तख्ता पलट कर सकती है। तो ऐसी जो है सेना के अंदर शक्ति थी उस समय। सैनिक बेहतर वेतन और जो सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यानी कि अगर उन्हें किसी चीज़ की अगर उन्हें ऐसा लगता था कि जो उनकी सेवाएं ज़्यादा मतलब अच्छी हैं और वेतन अच्छा नहीं है, या उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह होती थी, तो वो मतलब अपने अधिकारों की मांग करते थे। अपने अधिकारों में जो है संशोधन समय समय पर करवाते रहते थे, जो है वेतन आदि मतलब बढ़वाने के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। तो ये देखिए अगर जैसे मतलब सेना में काम करने वाले जो सैनिक हैं यदि ये संतुष्ट नहीं होंगे तो अपनी सेवाएं जो है ये सम्राट को या सेनापति को मतलब अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। तो ये अगर किसी भी प्रकार से निराश होते थे, अगर ये अपनी जो है सुविधाओं से या जो उन्हें जो भी सेवाएं प्रदान की जाती थी सम्राट या सेनापति के द्वारा, या जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती थी, अगर उनसे वो सेटिस्फाई नहीं होते थे तो वो इसको पहले तो वो आंदोलन करते थे। अगर आंदोलन यानी शांति से अपनी जो अधिकारों की मांग अगर उन्हें पूरा नहीं किया जाता था तो विद्रोह पर उतर आते थे। तो ये जो आपका सारे टॉपिक हैं मैंने 1 बाय 1 क्लियर कर दिए हैं आपको, और आप इस वीडियो को बार बार देखिए। साथ के साथ आपने एनसीईआरटी बुक को भी रीड करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।